Hello dear student. Today in this lecture we are going to discuss about the rabies. In today lecture you will be able to know about the rabies virus, summary of replicative cycle, transmission in epidemiology, pathogenesis in immunity, clinical finding, laboratory diagnosis, treatment and prevention of rabies. First of all, we are going to discuss that what is rabies. Actually, rabies is a viral infection that is caused by a rabies virus. Actually, it is the encephalitis. Encephalitis mean inflammation or infection of the central nervous system, especially the brain. So rabies are viral infections, and this infection leads to the inflammation in the brain. Now, what is the causative agent of the rabies? रेबीज वायरस का causative एजेंट क्या है? तो रेबीज डिजीज का causative एजेंट क्या है? तो इसके लिए एक वायरस है और इस वायरस का नाम है रेबीज वायरस। ये वायरस एक फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इस फैमिली का नाम है रेब्डोविरिडी या रेब्डो वायरस इसकी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले हम इस वायरस की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेबीज वायरस का, तो आपने याद रखना है कि रेबीज वायरस इज़ द ओनली मेडिकल इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द रेब्डो वायरस फैमिली। आपने याद रखना है कि रेब्डो वायरस फैमिली में बहुत ही ज़्यादा वायरसेस है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकली इम्पॉर्टेंट वायरस है वो क्या है? रेब्डो वायरस है। रेब्डो वायरस में जो इम्पोर्टेंट वायरस है वो क्या है? रेबी वायरस है। इसका ताल्लुक जीनस जो है लाइसा वायरस से है और इसकी जीनोम में क्या है? इट है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम। इसका जो आरएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड ये है आरएनए। इसमें ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है और इस आरएनए की जो मतलब सराउंडेड है एक क्या है? एक बुलेट शेप कैप्सिड है। इसी तरह ये क्या है? बुलेट शेप कैप्सिड है और ये इन्वेलप वायरस है। मतलब है कि इसकी जो वायरस है ये क्या है? ये इन्वेलप्ड वायरस है। इसकी जीनोम में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और ये हेलिकल मतलब इसका बुलेट शेप कैप्सिड है और ये इन्वेलप्ड वायरस है। ये आरएनए जो है ये क्या है? हैज़ नेगेटिव पोलैरिटी। ये आरएनए क्या है? इसके अंदर जी आरएनए जो है ये आरएनए जो है ये क्या है? इसकी नेगेटिव पोलैरिटी है। मतलब ये इज़ अ मैसेंजर आरएनए, डायरेक्टली काम नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि इस वायरस की जीनोम में आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मौजूद है। अगर हम इसकी एंटीजेनिक टाइप की बात करें कि इसकी कितने एंटीजेनिक टाइप है, तो रेबीज वायरस है सिंगल एंटीजेनिक टाइप और ये एंटीजेनिसिटी जो है ये इन्वलप की ग्लाइकोप्रोटीन या स्पाइक में मौजूद है। इसकी इन्वलप पे इस तरह की स्पाइक है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हैं और इसके अलावा इन्वलप के नीचे जो है एक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो इसका जीनोम है ये 5 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन को कोड करते हैं। अभी आ जाते हैं इसकी होस्ट की तरफ कि कौन सी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इट हैज़ अ ब्रॉड होस्ट रेंज। इसके मतलब होस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट कैन इन्फेक्ट ऑल मैमल बट ओनली सर्टन मैमल आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ह्यूमन। ये बहुत सी मैमल को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन असल में जो इम्पोर्टेंट सोर्स है इंसानों का इसमें ख़ास मैमल आ जाते हैं। रिप्लिकेटिव साइकिल की हम बात करते हैं कि ये वायरस का ट्रांसमिशन किस तरह होता है, ये हम भी डिस्कस करेंगे। तो रिप्लिकेशन साइकिल ये है कि रेबीज वायरस अटैच टू द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस पे जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होते हैं नर्वस सिस्टम में, इसके साथ ये अटैच होता है। फिर ये एंटर होता है सेल को और इसके अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो पाइप मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और इससे वायरल प्रोटीन
बनते हैं। जब ये आफ्टर रिप्लिकेशन ऑफ द जीनोम वायरल आरएनए बाय वायरस इनकोडेड आरएनए पॉलीमरेज, वायर मतलब रिप्लिकेशन के बाद जो मतलब रिप्लिकेशन जो करता है तो वायरस के खुद अपना आरएनए पॉलीमरेज से इसके ज़रिए करते हैं, फिर इससे प्रोटीन आरएनए बनते हैं और वो भी इसी तरह इसेंबल होता है और इसी तरह सेल से बाहर जो है ये बर्डिंग के ज़रिए बाहर आ जाता है और ये अपना जो इन्वेलप है वो होस्ट के मेम्ब्रेन से हासिल करता है। अभी इसके ट्रांसमिशन की हम बात कर लेते हैं। तो द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ अ रेबिड एनिमल्स। ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं तो ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है रेबिड एनिमल से। रेबिड एनिमल कौन सा एनिमल है? ये वो एनिमल है जो ऑलरेडी रेबिस वायरस ने इन्फेक्ट किया है और ये रेबिड एनिमल क्या होता है? एग्रेसिव होता है। बाइटिंग बिहेवियर जो है इसमें पैदा हुआ है क्योंकि ये वायरस ने इसमें इंसेफेलाइटिस ब्रेन का इन्फेक्शन का दिया है, तो इसमें ये एग्रेसिव होता है ये कुत्ता या ये एनिमल, और ये जो है ये मतलब किसी को काट सकता है। अभी ये वायरस जो है इट इज़ इन द सलाइवा ऑफ द रेबिड एनिमल, और ये वायरस जो रेबिड एनिमल है जो इन्फेक्टेड एनिमल है इसकी सलाइवा में मौजूद होता है। यूनाइटेड स्टेट में जो बाइट ट्रांसमिशन है, वाइल्ड एनिमल की बाइट ट्रांसमिशन जो है वो रेयरली होता है, बहुत कम होता है क्योंकि सकन्स, रेकान, बेट्स, डॉग और केट ये असल में क्या किया है कि इन लोगों ने इसको इम्यूनाइज किया है, वैक्सीन लगाए है, तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। रिसेंट ईयर्स में बेट्स जो है ये मोस्ट केसेस ऑफ ह्यूमन रेबीज वायरस की यूनाइटेड स्टेट में काज कर चुके हैं, और आपने याद रखना है कि जो रोडेंट्स होते हैं और रिबिट्स होते हैं इससे रेबीज वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता। अभी यूनाइटेड स्टेट में कुछ इस तरह के लोग हैं जो रेबिट एनिमल ने काटी नहीं है लेकिन फिर भी उनको रेबीज वायरस हुए है। इस किस्म के लोगों को या इस किस्म की ट्रांसमिशन को हम नॉन बाइट एक्सपोजर कहते हैं। इसका मशहूर एग्ज़ाम्पल जो है वो क्या है? एरोज़ोल एक्सपोजर। एरोज़ोल एक्सपोजर का मतलब ये है कि जब बैट अपना सिक्रीशन करते हैं तो ये हवा में सस्पेंड होकर एरोज़ोल बनाते हैं और इसमें फिर रेबीज़ वायरस है। तो मतलब ये है कि रेबीज़ वायरस जो है यूनाइटेड स्टेट में इन लोगों में भी पाई गई है जो किसी एनिमल ने काटी नहीं है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हमारे साथ है ट्रांसप्लांट ऑफ कार्निया। ट्रांसप्लांट ऑफ कार्निया जो है इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदी ने कार्निया ट्रांसप्लांट किया है और वो रेबीज़ की वजह से मर चुका है और इसका ये कार्निया अब दूसरे बंदे को ट्रांसप्लांट करे तो इससे भी रेबीज़ की केसेस आए हैं। यूनाइटेड स्टेट में तकरीबन 10 केसेस जो है वो एनुअली रिपोर्ट होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कंट्री में जो है इसके केसेस 100 में पाए जाते हैं क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में वैक्सीनेशन की कमी होती है। 2007 में यूनाइटेड स्टेट वाज डिक्लेयर केनियन रेबीज फ्री। 2007 में यूनाइटेड स्टेट को केनियन रेबीज फ्री करार दिया गया था क्योंकि उन लोगों ने रेबीज को वैक्सीन लगाई थी। तकरीबन 50,000 पीपल जो है हर साल रेबीज की वजह से मर जाते हैं। अभी आप जो है रेबीज़ का रिजर्वायर और इसका जो ओरिजिन है ये आप मतलब बता सकते हैं। किस तरह बता सकते हैं? कि जब आप क्या करें कि जो बेस सीक्वेंस है जीनोम आरएनए का रेबीज़ का वो अगर आप एग्जामिन करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पर्सन जो है उसमें क्लिनिकल रेबीज़ डेवलप हुआ था यूनाइटेड स्टेट में। तो जब इस बंदे का जीनोम सीक्वेंस किया तो पता चला कि ये पर्सन मेक्सिकन स्ट्रेन मतलब इसमें मेक्सिकन स्ट्रेन जो है पाया गया है। तो ये बाद में ये डिस्कवर हो गया कि ये बंदा जो है ये एक डॉग ने बाइट किया था मेक्सिको में कुछ मतलब पहले। हम अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पैथोजेनेसिस इसका ये है
कि वायरस जो है, सपोज ये एक रिबिड एनिमल है, डॉग है, इसने एक बंदे को काट किया, वायरस इनकुलेशन फ्रॉम अ रिबिड डॉग बाइट और अ रिबिड एनिमल। सबसे पहले पैथोजेनेसिस में ये होता है कि एक पागल रेबिड एनिमल जो है वो एक बंदे को काटता है, तो फिर क्या होता है, वायरस रिप्लिकेट इन द मसल, तो इस मसल्स में वायरस रिप्लिकेशन शो करता है। फिर क्या होता है, वायरस बाइंड टू द निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है इसके साथ बाइंड होता है। फिर क्या करता है, दिस वायरस ट्रेवल with the axon in the peripheral nerves to axonal transport, तो एक्सानल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये वायरस जो है फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को चला जाता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर रिप्लिकेशन टेक प्लेस इन द मोटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कार्ड इन गैंग्लिया ट्रेवल टू द ब्रेन, तो यहाँ पर जो ये स्पाइनल कार्ड है इसमें क्या करता है, मोटर न्यूरॉन में रिप्लिकेशन करता है और गैंग्लिया में, और ये ट्रेवल करते हैं ब्रेन को। जब ब्रेन को ये ट्रेवल करता है तो इन्फेक्शन ऑफ द न्यूरॉन लीडिंग टू द पेटल इन्फ्लेमेशन, तो न्यूरॉन का जो इन न्यूरॉन का जो इन्फ्लेमेशन है वो क्या करता है, न्यूरॉन का जो मतलब इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन जो है वो क्या करते हैं, फेटल इन्फ्लेमेशन, इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस इज अ कंडीशन वेयर देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, दिस इज काज बाय वायरस। इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या है, इंसिपलाइटिस जो है ये ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है, ये ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है इंसिपलाइटिस। तो वायरल जो है, वायरस क्या होता है कि जब ये ब्रेन में इन्फ्लेमेशन काज करता है, फिर क्या होता है कि द वायरस मल्टीप्लाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन ट्रेवल डाउन द पेरिफेरल नर्व्स टू द सेल्यूलरी ग्लैंड एंड अदर ऑर्गन, तो फिर ये ब्रेन से जो है दूसरी ऑर्गन में वापस आ जाता है और सेल्यूलरी ग्लैंड में आ जाता है और सलाइवा में एंटर हो जाता है। तो अगर दूसरा सपोज अगर ये बंदा किसी दूसरी बंदा को काटता है, ये या ये दूसरे बंदे को या दूसरे एनिमल को काटता है, तो इसकी सलाइवा में ये मौजूद होता है, तो ये सलाइवा के ज़रिए जो है ये क्या होता है, एंटर होता है। अभी ये देयर इज़ नो वायरेमिक स्टेज, ये ब्लड में नहीं रह सकता, ठीक है। और आपको किस तरह पता चलता है कि जो ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन में क्या होता है कि या ये स्पेनल कार्ड है या ब्रेन है, तो इसमें मतलब ये वायरस सेल का डेथ काज करता है और डीमाइलेशन ऑफ द न्यूरॉन करता है। तो आपको इस मतलब इन्फेक्टेड न्यूरॉन में एक एजिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होते हैं, इसको हम निग्रीबाडिस कहते हैं, जो लेबॉर्ट्री में आप डायग्नोज कर सकते हैं। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो बिकॉज सो फ्यू इंडिविजुअल हैव सर्वाइव्ड रेबीज, जिन लोगों को रेबीज हुआ है तो इसमें से बहुत कम सर्वाइव करता है, तो यही वजह है देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इम्यूनिटी टू डिजीज अपॉन बाइटन अगेन, तो इसमें इम्यूनिटी हम नहीं बता सकते कि ये लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी शो करता है या नहीं, क्योंकि लोग इसकी बीमारी से ज़्यादातर मर चुके हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसमें वेरीज होता है और ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द बाइट, ये बाइट पे लोकेशन बाइट फ्रॉम अ शार्ट इज 2 वीक टू 16 वीक आर लॉन्गर, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक हो सकता है, 16 वीक हो सकता है और ये जो है लॉन्गर हो सकता है। ये क्यों ऐसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ शॉर्टर व्हेन बाइट आर सस्टेन्ड ऑन द हेड रेदर देन ऑन द लेग, अगर कोई रिबिट एनिमल्स एक बंदे को सर पे काटता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड शार्ट होता है, अगर लेग पे काटता है तो ये क्या होता है, क्योंकि ये मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है। रीज़न इसका क्या है, बिकॉज द वायरस इज़ अ शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल टू द रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि अगर हेड पे काटते हैं तो इसका डिस्टेंस कम है तो ट्रेवलिंग जो है इसके लिए भी कम है। Clinically, the patient exhibit a prodrome of non-specific symptoms such as fever, anorexia, changes in the sensation at the bite site called paresthesias. प्रोड्रोमल पीरियड वो होता है जिसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम अपीयर होता है, जिस तरह बुखार होता है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, सेंसेशन में चेंजेस आ जाते हैं, और इस सेंसेशन में जब चेंजेस आ जाते हैं इसको क्या कहते हैं, पेरेस्थीजियस, पेरेस्थीजियस कहते हैं। और आफ्टर प्रोड्रोम पीरियड जो होते हैं तो इसमें प्रोड्रोम पीरियड के बाद
एक दो फार्म आपको मिलेगा, एक है प्यूरियस और दूसरा है डंप। प्यूरियस जो है ये 80% केसेस में होते हैं। प्यूरियस फॉर्म में क्या होता है, एजिटेशन होता है, मतलब डिलीरियम होता है, सीजर्स होता है, एंड हाइड्रोपोबिया होता है। मतलब ये है कि हेलुसिनेशन इसमें होता है, एक आपको पिक्चर जो है नज़र आते हैं, आप बातें सुनते हैं, हकीकत में वो नहीं होते। और हाइड्रोपोबिया होता है, हाइड्रोपोबिया जो है ये पानी से डरते हैं। पानी से क्यों डरते हैं कि स्वेलिंग के दौरान जो है पेनफुल स्पेजम होता है पेरेंजियल मसल्स में, तो ये पानी से डरता है। और डंप पाम वो होता है कि इसके सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं, स्पाइनल कार्ड इसमें इन्वॉल्व होता है और पैरालिसिस इसमें होता है। दिट जो है मतलब अकर फॉलोइंग बोथ फॉर्म, मतलब और दोनों फॉर्म में जो है क्या होता है, डेथ होता है, और फ्यू इंडिविजुअल इसमें सरवाइव कर सकता है। लिबॉर्टरी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम पीसीआर यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेंज रिएक्शन, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी रिबिस की। और इसके लिए हम टिश्यू को एग्जामिन करते हैं, और टिश्यू में हिपोकैम्पस की मतलब या टिश्यू हिपोकैम्पस न्यूरॉन के टिश्यू हम एग्जामिन करते हैं, तो इसमें आपको एजिनोफिलिक बॉडी मिलेगी और इसका है निगरी बॉडीज़। तो ये आपके ही है। इसी तरह वायरस को हम ग्रो कर सकते हैं सेल कल्चर में, लेकिन ये कल्चरिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो मतलब ये एक यूज़फुल मतलब डिसीजन नहीं है, हमें वेट करना होता है। तो इसके लिए हम ज़्यादातर जो है रिबीज के लिए डायग्नोज के लिए हम पीसीआर यूज़ करते हैं, या फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग जो है वो यूज़ करते हैं। हम सैंपल जो है स्किन से, नेक से या हेयरलाइन से भी आइसोलेट करता है वायरस सोर्सेज के लिए। और इसके अलावा सलाइवा से, स्पाइनल फ्लूइड से और ब्रेन टिश्यू से जो हम मतलब ये कर सकते हैं। निगरी बॉडीज़ जो है ये क्या होता है, मतलब निगरी बॉडीज़ जो है हम मतलब ब्रेन से टिश्यू लेके इससे हासिल करते हैं। और इसके लिए ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए देयर इज़ नो एंटी वायरल थेरापी अवेलेबल। अभी प्रिवेंशन अगर हम करें, बात करें प्रिवेंशन की हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट में रेबीज के खिलाफ जो वैक्सीन होता है वो इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, जो ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में मतलब हम ग्रो करता है। इसके अलावा मंकी लंग सेल में हम ग्रो करते हैं, और चिक इम्ब्रू सेल में हम वायरस को ग्रो करके किसी वैक्सीन बना सकते हैं। लेकिन दूसरी कंट्री में डक इम्ब्रू वैक्सीन या और नर्व टिश्यू वैक्सीन जो है वो, जो डक इम्ब्रू वैक्सीन है इसका साइड इफेक्ट, इसका मतलब डिसएडवांटेज ये है कि ये लो इम्यूनोजेनिसिटी शो करता है। और नर्व टिश्यू वैक्सीन जो है वो एलर्जी काज करता है, इंसिपेलोमाइलेटिस काज करते हैं। क्यों काज करता है, क्योंकि इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनता है वो माइलिन शीट को नुकसान पहुंचाता है। तो इन थ्री रीज़न मतलब इन दो रीज़न की वजह से ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जो है HDCV जो है वो प्रीफर करते हैं। अभी मतलब दो तरीके हैं कि जिससे आप रेबीज वायरस ह्यूमन में जो है वो मतलब प्रिवेंट करते हैं। एक को कहते हैं प्री एक्सपोजर और दूसरे को कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन। प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन वो होते हैं, ठीक है ना, कि इंडिविजुअल को आप वैक्सीन देते हैं, वो इंडिविजुअल जो हाई रिस्क में होते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग जू में काम करते हैं, जो वेटरिनरी डॉक्टर होते हैं, ट्रेवलर होते हैं, जो मतलब पहाड़ों में थे, तो इसके खिलाफ आप जो मतलब तरीका, इसको हम कहते हैं प्री एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर में आप क्या करते हैं कि आप वैक्सीन की 3 डोजेज देते हैं, 0 पे, 7, 21 या 28 पे आप देते हैं। बूस्टर डोज जो है फिर आप देते हैं ताकि एंटीबॉडी मेंटेन रहे। रेबीज वैक्सीन जो है मतलब पोस्ट एक्सपोजर जो है, रेबीज वैक्सीन इज आल्सो यूज रूटीनली पोस्ट एक्सपोजर। मतलब रेबीज वैक्सीन जो है ये आप जब किसी बंदे को रेबिड एनिमल काटता है तो इसके बाद भी लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोस्ट एक्सपोजर। अभी ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज़ का ज़्यादा है। तो आप जब वैक्सीन लगाई तो एंटीबॉडी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये क्या करता है कि ये मतलब बंदे को प्रोटेक्ट कर सकता है। पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन में आप वैक्सीन भी देते हैं, और ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन रिग भी देते हैं। मतलब ये है कि आप वैक्सीन भी देते हैं और आप लेबॉर्ट्री में तैयार एंटीबॉडीज़ जो है वो भी देते हैं। मतलब इसको हम रिग कहते हैं, मतलब रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये तैयार एंटीबॉडी हम उस पर्सन से लेता है जो हाइपर इम्यूनाइज्ड हो, इसमें एंटीबॉडी ज़्यादा हो। और साथ साथ में तीसरा तरीका ये है कि आप वाउंड को क्लीन भी करते हैं।
इस किस्म के इम्यूनाइजेशन को हम पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं कि आप तैयार एंटीबॉडी भी देते हैं और वैक्सीन भी देते हैं। इसी तरह आप टिटनस की वैक्सीन भी साथ लगाते हैं। तो ये डिसीजन आप लेते हैं कि पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन जो है हमने कब करना है, तो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो ये है कि टाइप ऑफ एनिमल, कि मतलब आया ये वाइल्ड एनिमल या मतलब अटैक किया है, क्या इस वाइल्ड एनिमल को इम्यूनाइज किया है या नहीं, इसको आपने देखना है। अगर ये वाइल्ड टाइप एनिमल नहीं है, जंगली जानवर नहीं है और ये घर में आपने पाला है और आपने उसको वैक्सीनेट किया है, तो आपको फिर वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी आपने ये ख्याल रखना है कि विदर अटैक बाय डोमेस्टिक एनिमल वाज प्रोक, whether the animal was immunized adequately and whether the animal is available to be observed। तो दूसरा ये है कि आपने देखना है एनिमल को कि क्या ये अपने घर का एनिमल है, क्या आपने मतलब जो है इसको मतलब इम्यूनाइज किया है या नहीं किया है, तो इस केस में भी आपने वैक्सीन देनी है अगर आपने इम्यूनाइज नहीं किया है। वेदर रिबीज एंडेमिक इन द एरिया, क्या इस इलाके में रिबीज की केसेस आई है या नहीं आई है, अगर आई है आपने वैक्सीन देनी है। द एडवाइस ऑफ लोकल पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल शुड बी स्टार्ट, जो आपके लोकल ऑफिस डॉक्टर्स होते हैं, आपके जो ऑफिशियल्स होते हैं, इसके बात को आपने फोकस देना है। हॉस्पिटल पर्सनल एक्सपोज टू अ पेशेंट विद रेबीज नीड नॉट टू बी इम्यूनाइज, जो लोग अस्पतालों में काम करते हैं और वो रेबीज के पेशेंट को मतलब एक्सपोज है, तो आपने इस इम्यूनाइज नहीं करना है। कब? अनलेस अ सिग्निफिकेंट एक्सपोजर, जब तक मतलब सिग्निफिकेंट एक्सपोजर न हो, जब तक ज़ख़म न हो, तो आपने उसको इम्यूनाइज नहीं करना है। इफ़ द डिसीजन इज़ टू इम्यूनाइज बोथ HDCV एंड रिग आर रिकमेंडेड, 5 डोजेज ऑफ HDCV आर गिवन। अगर आपको ऐसा केस आया कि एक बंदा को मतलब सर पे काटा है और आपने इसको HDCV वैक्सीन देने हैं, ठीक है ना, तो आप और रिग देने हैं, रिबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देने, तो आपने फिर जो है वैक्सीन के 5 डोजेज देने हैं, 0, 3, 7, 14, 28, और रिग जो है आपने एक दफ़ा देना है। आपने ये भी याद रखना है कि आप दी वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों एक साइड पे नहीं देने हैं, क्योंकि इससे न्यूट्रलाइजेशन होता है और वैक्सीन का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। और जितना भी पॉसिबल हो रिग, जितना भी पॉसिबल हो आपने बाइट साइड पे रिग लगाना है और बाकी वैक्सीन आपने इंट्रा मस्कुलर लगाना है। अगर आपने जानवर को पकड़ा है तो इसको आपने 10 दिन के लिए आप ऑब्जर्वेशन में रखना है कि क्या इसमें सिम्टम अपीयर है या नहीं। और इसलिए आपने ब्रेन का जो आपने एनिमल का ब्रेन भी एग्जामिन करना है थ्रू इम्यूनोफ्लोरेसेंस। वैक्सीन फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग एंड कैट कंसिस्ट ऑफ इनएक्टिवेटेड रेबीज वायरस। डॉग्स और कैट के लिए जो वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड रेबीज वायरस वैक्सीन है। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन इज यूजुअली गिवन एट 3 months of age with the booster dose is given either annually or at 3 year इंटरवल। आपने पहली 3 महीनों में उसको वैक्सीन लगाना है और बाद में अपनी बूस्टर डोज भी लगाना है। यूनाइटेड स्टेट में अल्टरनेटिव वैक्सीन यूज होते हैं डॉग और कैट के लिए। इसमें लायो कैनेरी फॉक्स वायरस है जो जेनेटिकली इंजीनियर हुआ है, और इसमें क्या है, रिबीज वायरस की इन्वेलप का वैक्सीन डाला गया है।